जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के सर पर बंधेगा, तो जो यहाँ पर हालत खराब हुई है, उस हालत खराब होने का सेहरा क्यों ना नरेंद्र मोदी के ऊपर बांधा जाए। जी दूसरी चीज ये हुई कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुआ तो उसे मध्य प्रदेश में भी गड़बड़ होना चाहिए था, उसे हाँ छत्तीसगढ़ में भी गड़बड़ होना चाहिए था, उसे उड़ीसा में भी गड़बड़ होना चाहिए था, बराबर। उसे पश्चिम बंगाल में भी गड़बड़ होना चाहिए था, और ये बिहार में भी गड़बड़ होना चाहिए था। ये क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में सारी गड़बड़ी हुई? ये बड़ा सवाल है। फिर एक बात ये कही जाती है कि साहब टिकट नहीं ठीक से बांटा गया, उत्तर प्रदेश को लेकर ये भी चर्चा। भैया उत्तर प्रदेश में बनारस में किसको टिकट दिया जाता, ये कोई मतलब विश्लेषक इसको बताना चाहिए उनको ना, कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, टिकट अगर ठीक नहीं बटा तो प्रधानमंत्री का टिकट किसको दिया जाता फिर? में राज्य की राजनीति में दो बड़े नेता, उनके बीच में कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें सामने आई। मैं बात कर रहा हूँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। नहीं देखिए, रसाकसी तो है, और उस रसाकसी की वजह जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, भाजपा से जो सामाजिक समीकरण जुड़ा था 2014 में, वो और 17 में वो सामाजिक समीकरण, और 19 में भी वो सामाजिक समीकरण 2022 में बिखरना शुरू हो गया। आज में वो पासियों की, वो भाजपा का वोटर हुआ करता है, इस बार उसने भाजपा को छोड़ा उत्तर प्रदेश में। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज एक लंबे अंतराल के बाद जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी जो है वो एक ग्राउंड रिपोर्टर हैं और बड़ी ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, और जनता के बीच के मुद्दों की जो समझ है वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और साथ ही जो बारीकियां जो है, खबर की बारीकियां या मुद्दों की बारीकियां, उसको बहुत अच्छे से ये समझते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। जितेंद्र जी, आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए और व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राहुल जी, आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है किसी न किसी वजह से, फिर वो राजनीतिक वजह हो चाहे अराजनीतिक वजह हो, पर हमेशा उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में सुर्खियों में बना रहता है। उसी तरह से जब 2024 के चुनाव हुए और जो अपेक्षित परिणाम बीजेपी को थे वो वहां पर नहीं मिले, उसके बाद में राज्य की राजनीति में दो बड़े नेता, उनके बीच में कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें सामने आई। मैं बात कर रहा हूँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहाँ की राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं और बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या? क्या वाकई में बहुत मनमुटाव है और चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, या फिर कुछ और चीज है बैकग्राउंड में? नहीं देखिए, रसाकसी तो है, और उस रसाकसी की वजह जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए क्या होता है, ये आप भी जानते हैं कि हारे को हरिनाम, सीटें कम हुई तो उसका जिम्मेदार कौन, सवाल ये है। लेकिन दरअसल 2024 में क्या हो रहा है, और क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई टसल चल रहा है, इसको समझने के लिए हमको 2022 का भी चुनाव देखना होगा और 2017 का भी चुनाव देखना होगा, और तभी जो कुछ चल रहा है उसको हम एक, आप ये कहें कि पूरी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए 2022 का जो चुनाव है, उस चुनाव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया था, जो उसके नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का, कि भाजपा से जो सामाजिक समीकरण जुड़ा था 2014 में, वो और 17 में वो सामाजिक समीकरण, और 19 में भी वो सामाजिक समीकरण 2022 में बिखरना शुरू हो गया। और उस बिखराव में ओबीसी
भाजपा से दूर जाने लगा। ये इसके सिम्टम 2022 में नजर आ गए थे। जिस तरह से अभी आप सुन रहे होंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री ने पूरी रिपोर्ट मांगी उत्तर प्रदेश से कि क्या वजह रही, उसी तरीके से 2022 में भी प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी कि क्या वजह रही कि हम 255 पर आ गए। वो जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बड़े साफ तौर पर एक बात रेखांकित की गई थी, वो ये कि ओबीसी की कई बिरादरियां हैं जो टूटी हैं, जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, ये मतलब उपजातियां हैं मौर्य की, वो टूटी हैं, कुर्मी टूटे। और सरकार अगर किसी ने 2022 में बचाई तो वो दलित वोटर। अगर आप उत्तर प्रदेश 2022 के नतीजों को और थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 50 से 55 सीटें ऐसी थी जो भाजपा ने 5000 और 100 वोट, इस अंतर से आप जीती 55 सीटें। मतलब उन 55 में कुछ सीटें, कुछ का मतलब तकरीबन आप समझिए कि 20 सीटें थी जो ये लोग 5000 या उससे ज्यादा के अंतर से जीते। बाकी जो 25 सीटें थी या 35 सीटें, वो ये लोग 100 वोट से लेकर 5000 वोट के बीच में जीते थे। यानी ये 55 सीटें ये बता रही थी कि जमीन खिसकना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पहले तो दलित को जोड़कर रखना है, और दूसरा जो बिरादरियां टूट रही हैं उन बिरादरियों को जोड़ना है। ये दो टास्क था। 24 में क्या हुआ कि 22 में पिछड़ा टूटा था और 24 में दलित टूट गया। पासी समाज जो भाजपा का पारंपरिक वोटर हुआ करता था, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो दलित समाज है, दलित समाज में 10% वो है जो बहन जी के साथ जुड़ा रहता है, जाटो समाज। बाकी फिर उसमें जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है दलित समाज में, वो पासियों की, वो भाजपा का वोटर हुआ करता है। इस बार उसने भाजपा को छोड़ा उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना। अब वो अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कमियां शासन के भीतर रही होंगी, प्रशासन के भीतर रही होंगी। अगर वो नरेंद्र मोदी की वजह से छोड़ रहा होता तो वो 22 में भी छोड़ देता, वो 17 में भी छोड़ देता, वो 19 में भी छोड़ देता, उससे पहले भी छोड़ सकता था, लेकिन वो 24 में छोड़ रहा है साथ। तो उसका एक कारण तो ये रहा कि संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव बना था। अब आप देखिए वो नैरेटिव बना था, लेकिन अगर हम ये मानकर चला जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से 72 सीटें लानी है तो यहां पर राज्य सरकार को भी कुछ करना था और केंद्र सरकार को भी कुछ करना था। अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो उस समय प्रणव राय आए हुए थे उत्तर प्रदेश, वो टहल रहे थे, बिहार भी गए थे, वो उत्तर प्रदेश भी आए प्रणव राय, और वो वीडियो पड़ा होगा, अभी भी कोई जाकर, जो भी दर्शक चाहे वो जाकर उसको वेरीफाई कर। प्रणव राय का अपना यूट्यूब चैनल है और संभवतः डिकोडर नाम से, इस तरह, मतलब नाम उनको ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्रणव राय डालिएगा तो वो आ जाएगा लोकसभा चुनाव। बराबर, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश भी आए थे, बिहार भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे और साउथ में भी हो गए। वो जब लखनऊ आए तो लखनऊ के तमाम पत्रकारों ने एक बात कही कि साहब जो है अब तो यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में कुछ है तो डबल इंजन है एक, और दूसरा अब योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ जो कुछ गेन होगा वो योगी आदित्यनाथ की वजह से होगा और फिर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रहेगी। अभी आप विश्लेषण सुनिए तो विश्लेषण में ये हो गया है कि अगर जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के सर पर बंधेगा तो जो यहाँ पर हालत खराब हुई है, उस हालत खराब होने का सेहरा क्यों ना नरेंद्र मोदी के ऊपर बांधा जाए। अब ये जो विरोधाभास होता है ना, ये थोड़ा परेशान करता है कि जब प्रणव राय यहाँ टहलकर लखनऊ में पूछ रहे थे तब तो सब कह रहे थे कि नहीं साहब सबसे बड़ा चेहरा ये हो गए हैं और जो मिलेगा वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिलेगा। तो अब ये कैसे हो गया कि
नरेंद्र मोदी का चेहरा आ गया है, एक बात। दूसरी बात, मैं आऊंगा 2017 पे और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन जी। ये थोड़ा जो 2-3 चीजें हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं। जी। दूसरी चीज ये हुई कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुआ तो उसे मध्य प्रदेश में भी गड़बड़ होना चाहिए था, उसे हाँ। छत्तीसगढ़ में भी गड़बड़ होना चाहिए था, उसे उड़ीसा में भी गड़बड़ होना चाहिए था, बराबर। उसे पश्चिम बंगाल में भी गड़बड़ होना चाहिए था, और ये बिहार में भी गड़बड़ होना चाहिए था। ये क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में सारी गड़बड़ी हुई? ये बड़ा सवाल है। फिर एक बात ये कही जाती है कि साहब टिकट नहीं ठीक से बांटा गया उत्तर प्रदेश को लेकर, ये भी चर्चा। भैया उत्तर प्रदेश में बनारस में किसको टिकट दिया जाता, ये कोई मतलब विश्लेषक इसको बताना चाहिए उनको ना, कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, टिकट अगर ठीक नहीं बटा तो प्रधानमंत्री का टिकट किसको दिया जाता? फिर बनारस से कौन लड़ता? मोदी जी नहीं लड़ते तो कौन लड़ता भैया, अगर टिकट गलत बटा है। ठीक है, फिर आप देखिए कि जो लोग जीत कर आए हैं उनमें से सबका मार्जिन घटा है, सबका मार्जिन घटा है। हाँ। तो जो लोग जीत कर आए हैं उनकी जगह किसको टिकट दिया जाता तब? यानी अगर वो 2019 में 2 लाख वोट से जीते हैं तो 2024 में वो 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। बराबर। तो जो जीत कर आ रहे हैं उनका मार्जिन भी कम हो गया, तो उनकी जगह किसको टिकट दिया जाता? ये मतलब ये कई सवाल हैं जिन जिन सवालों ने आप ये कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। और हुआ क्या है कि 2 धड़े हो गए। एक वो धड़ा है जो योगी आदित्यनाथ का समर्थक है और एक वो धड़ा है जो प्रधानमंत्री का समर्थक है। यानी ये असल टसल समर्थकों के बीच का, जो कहा जा रहा था कि लखनऊ और दिल्ली में दूरी है, ये लखनऊ और दिल्ली का मसला नहीं है, मसला समर्थकों के बीच की दूरी का है। ये असली लड़ाई समर्थकों में आप जो भी देख रहे हैं वो समर्थकों की लड़ाई। और ये मैं इसलिए बात मैं कह रहा हूं कि देखिए ये भाजपा की जो सरकार है और जो भाजपा का नेतृत्व, उस नेतृत्व में किसी के पास कोई जानकारी होती नहीं कि अमित शाह से ठनी हुई है योगी आदित्यनाथ की। 2017 अब मैं आता हूं आपको, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अमित शाह की रही और ये सभी लोग जानते हैं। बराबर। ठीक है, अब अगर अमित शाह ने उनको बनाया तो अब अमित शाह को उनसे कौन सा तनाव होगा, एक बात। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि नहीं मोदी के बाद योगी, ये नारा दिया गया था। अब अगर मोदी के बाद योगी का नारा दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में जो डिबेकल हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन? जो मोदी के बाद होगा वही जिम्मेदार होगा। तो अगर मोदी के बाद योगी का नारा है तो उस डिबेकल की जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। और आप देखिए जो समीक्षा रिपोर्ट आई है, उस समीक्षा रिपोर्ट में एक तरह से आप कहें तो ठीकरा वहां के शासन प्रशासन पर ही फोड़ा गया है, जो 15 पेज की समीक्षा रिपोर्ट। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि जो समर्थक वर्ग है वो ये बताने में जुटा हुआ है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खतरा हो गया है। इस तरह की तमाम चीजें जो चल रही हैं वो असल में सिर्फ समर्थकों का, आप एक तरह से कहें कि समर्थकों की अपनी रसाकसी है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच टसल है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां मामला, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और उसका भी कारण 2017 में जब भाजपा आई प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में, तो जो नेतृत्व था वो केशव प्रसाद मौर्य के पास था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। नो डाउट प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन तब उस समय जब आप जाते, खास तौर से ओबीसी, उनके अंदर इस बात का बड़ा उत्साह था कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी जो है वो हमारे समाज से आते हैं, और अब देखिए इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे समाज का बना दिया, तो यानी जो मुख्यमंत्री होगा वह भी हमारे समाज का ही होगा। ये बात बड़ी आम थी। वो तमाम लोग, जो लोग उन दिनों ग्राउंड पे टहल रहे थे, उन्होंने ये महसूस भी किया होगा। जो भी पत्रकार थे, कई लोगों ने किताब लिखी है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ करते थे एक समय में, अभी कहाँ है हमको ध्यान नहीं है,
प्रशांत झा, उन्होंने किताब लिखी 2017 में, उत्तर प्रदेश जो भाजपा जीती, तो उसमें उन्होंने बाकायदे, मुझे लग रहा है कि ये मुरादाबाद की घटना थी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की घटना का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा रहती है और वो वहां होते हैं, वो पूछते हैं, तो जो मौर्य समाज है, शाक्य समाज है, वो बड़ा आह्लादित होता है कि बताइए प्रधानमंत्री हमारे ही समाज से आते हैं, मतलब ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी दे दिया और अब जो है मुख्यमंत्री भी हमारे ही समाज का बनेगा। तो 2017 में जो मैंडेट था वो दरअसल ओबीसी समाज की लामबंदी थी और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को ये लगा कि हम सहज जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं और दावेदारी हमारी होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय 325 सीटें जीतना स्वाभाविक है कि वो नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा रहा, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनको था कि हम बनेंगे। लेकिन वहां फिर अमित शाह को ये लगता है कि 2019 का जो चुनाव होगा वो, उस चुनाव में अगर सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया तो हमको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो हार्डकोर हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता हो और जो जाति से ऊपर, इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था। लेकिन बाद के दिनों में कई तरह के आरोप लगे, जातिवाद के भी आरोप लगे, तो वो तो एक अलग मसला है। अपना कहना यह है कि इस वजह से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक टसल रहा, जिसकी चर्चा खूब रही और अभी भी उसी की चर्चा चल रही है। तो टसल यही रहा, उनको लगता था कि साहब हम स्वाभाविक हो सकते हैं और उधर जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। और फिर देखिए मुख्यमंत्री होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन 6-7 सालों में योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें पार्टी की भी भूमिका रही, पार्टी ने उनको देश भर में प्रचार के लिए पार्टी उनको लेकर गई और जो लोग कहते हैं ना कि वो अमित शाह इनका पर काटना चाहते हैं। अब ये आप सोचिए कि बड़ी चीज इसमें यह है कि अगर पार्टी का आला कमान नहीं चाहेगा तो आप तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर देश भर में कार्यक्रम लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपका प्रयोग कर रहा है और वो आपको खतरा तो कतई नहीं मानता है। अगर वो खतरा मानता तो आपको आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं था और किसी सूबे के मुख्यमंत्री को तो नहीं टहलाया गया। बराबर। एक बात, दूसरी बात आप ये देखिए कि ये योगी आदित्यनाथ, आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान के पास होम नहीं था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो लोग कहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ के हाथ बांध दिए गए, ये कोई और नहीं, ये जो अपना समर्थक वर्ग यही कहते हैं। आप देखिए हाथ बांध दिए गए, हाथ तो अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बने थे, होम उनके पास था ही नहीं। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास सब होम, सारी चीजें थी। और उसका इकबाल देखिए, उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त की जिसका फायदा उनको 2022 में मिला और जो उनका प्रशासन शासन है उसी की वजह से उनकी एक छवि बनी बुलडोजर बाबा। उससे बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन उन्होंने उनकी एक छवि बनी, उन्होंने अपने कामकाज से बनाई, साथ ही पार्टी का सहयोग रहा, पार्टी ने उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया, चूंकि वो सही बात है कि हिंदुत्व के बड़े आइकॉन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उनका अपना जो शासन प्रशासन है वो भी इस बात की गवाही देता है, तो वो सब कुछ है। लेकिन ये जो आप देखिए टसल 2022 में खत्म भी हो गया था एक तरीके से, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जब चुनाव हार जाते हैं अपना, तो मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि हारना जीतना वैसे कोई बड़ा मसला नहीं है। बराबर, हारने जीतने तो कई नेता अपना चुनाव हारते हैं। इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी, जार साहब अपना चुनाव हार गए थे। अभी देखिए ममता बनर्जी 2021 नंदीग्राम में हार गई शुभेंदु अधिकारी से। तो मतलब हारना जीतना तो मसला नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर रोक हुआ
तो इसलिए वो जो 2017 वाला एक था वो तो खत्म हो गया, बराबर। और लोगों ने माना कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जो है एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए 2022 में वो चीजें खत्म हो गई। लेकिन 2024 के जो नतीजे आए, उन नतीजों ने खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो डिबेकल हुआ, उसने एक बार फिर से एक पृष्ठभूमि रची। खास तौर से आप देखिए तो ओबीसी सबसे ज्यादा असर्ट कर रहे हैं, और इस बार भी अगर आप देखें तो ओबीसी 2022 में भी टूटा था, वो 24 में भी टूटा, और टूटा, उसमें और टूटन हुई, और उसके साथ ही साथ आप अगर इसमें देखें तो एक चीज और हुई, दलित टूटा। तो अब इसके बाद क्या हुआ है ना कि एक नए सिरे से धड़ेबाजी वाली बात शुरू हुई। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में कोई टसल चल रहा है, ये मुझे नहीं लगता है। ओके। ये देखिए क्या है ना कि खबरें, अगर हमको खबरें बनानी है तो हम खबरें कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे लखनऊ और दिल्ली में ठनी। अब लखनऊ और दिल्ली में अगर ठनी है तो देखिए जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप ने जब तय किया कि हमको शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और को सीएम बनाना है, तो उन्होंने तय किया और उन्होंने किया। तो ये जो लीडरशिप, वसुंधरा राजे के अगुवाई में हमको चुनाव नहीं लड़ना है, तो वो लोग नहीं लड़े। और ये दोनों ही नेता बहुत पावरफुल नेता है, अपने अपने सूबे में इनका अपना बहुत बड़ा जनाधार है। तो इसलिए मैं ये मानता कि कोई दिल्ली लखनऊ में टसल है। अगर टसल होता और इनको रिप्लेस करना होता तो वो रिप्लेस कर देंगे। उनको इस बात का कोई संशय और संकट उनके लिए नहीं है, क्योंकि अभी भी नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। उसमें किसी को मतलब भाजपा में और भाजपा के बाहर भी किसी को उसमें दुविधा नहीं है। तो इसलिए हमें ये दिल्ली लखनऊ का टसल नहीं लगता। और उसका हमने आपको दो उदाहरण दिया कि टसल होता तो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को जब उनको तय करना हुआ कि नहीं आपको हमें सेंटर में लाना है, तो वो सेंटर में लेकर चले आए। बराबर। और तब लेकर आए जब शिवराज सिंह चौहान ने 160 सीटें दी, जो कि कल्पना कोई नहीं कर सकता। मतलब एक शख्स 4 बार से सरकार बना रहे हो, 4 बार से लगातार मुख्यमंत्री है। अगर हम वो कमलनाथ जी वाला 1.5 साल छोड़ दें तो बराबर, वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद वो 160 सीट लेकर आते हैं और कहा जाता है कि नहीं आप जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये सेंटर के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान 160 सीट लेकर आते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय हैं। हाँ, बिल्कुल बराबर। सूबे में। और अभी आप देखिए कि मैं ये भी मानता हूं कि ये जो 28-29 सीटें आप जीतकर मध्य प्रदेश में आई है, वो लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की वजह से जिता कर भेजा है। भावुक हो गए हैं लोग कि बताइए शिवराज जी जो है मुख्यमंत्री नहीं बने। तो हमारा ये मानना है कि आला कमान के लिए ये बड़ी चीज नहीं है। वो अगर उनको रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस करेंगे। वो ठनी वाला कोई मसला नहीं है। ये समर्थक ठाने हुए हैं कि अमित शाह जो है रोड अटका रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच टसल 2017 में हुआ करता था। अभी टसल वाला कोई मसला है नहीं, क्योंकि आज की जो स्थिति है उस स्थिति में योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा चेहरा हो गए। तो मतलब देखिए टसल बराबर वाले में होता है ना, टसल जो यहाँ तो गैर बराबरी है। मतलब अब योगी आदित्यनाथ का क्या टसल होगा उनसे। आप देखिए कि आप ये कहिए कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जा रहा है। और आप उसी में देखिए ये कहा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ने ठिकाने लगा दिया, लोग खुश हो रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, बाबा ने बहुत अच्छा काम किया। तो इससे पता चलता है ना कि किसकी लोकप्रियता कितनी। तो आज कोई टसल वाला मसला नहीं है। हाँ देखिए अंदर खाने क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी वो टसल करके आप करेंगे क्या। वैसे ही जैसे आप लोग कह रहे हैं कि लखनऊ दिल्ली में ठनी हुई है, लखनऊ दिल्ली में गैर बराबर, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो बहुत बड़े नेता हैं। उसी तरह से यहाँ बाबा और केशव प्रसाद मौर्य में क्या ठनेगी, बाबा बहुत बड़े नेता हैं। वो अब सिर्फ प्रदेश के नेता नहीं रह गए, उनकी अपनी एक राष्ट्रीय छवि बन चुकी है।
बराबर। आपने बड़ा अच्छे से इस बात को बताया, समझाया कि कैसे ये चीज़ें 2017 में शुरू हुई, फिर कैसे वो सफ़र 2017 से 2022 तक पहुंचा, फिर 2024 तक आया। इसके अंदर आपने जो बीजेपी के जो घटते जनाधार का भी एक आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, और उसके पीछे की लॉजिकल वजह भी आपने बताई। अब मैं इन बातों से थोड़ा-सा और आगे जाकर उत्तर प्रदेश जी ही को सेंटर में रखते हुए एक और बात आपसे पूछता हूँ कि अभी हाल ही में हमने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक आदेश आया कि कावड़ यात्रा के दौरान उस रास्ते से जब वो निकलेंगे, तो जो खाने-पीने की दुकानें हैं उनको अपना नाम, अपनी डिटेल वहाँ पर लिखनी होगी कि ये होटल, ये चाय की दुकान, ये रेहड़ी, ये ठेला, ये किसका है। फिर वो फल की दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो। और उसमें उनको अपने आइडेंटिटी लिखनी है, अपनी नाम लिखना है, और जो कारीगर हैं उनके भी नाम लिखना है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के ज़रिए इस पे रोक लगा दी। इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए इसमें एक तो ये बात ठीक है कि 2006 में इस तरह का कानून आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो भी लाइसेंसधारी हैं उनको ये बताना होगा कि दरअसल उनका अपना पूरा डिटेल देना होगा। अभी क्या हुआ है कि अभी ये मसला इसलिए ज्यादा उठा है क्योंकि ये जो सावन शुरू हुआ है, कांवड़ यात्रियों के संदर्भ में ये सारी चीजें आई हैं, इस वजह से इसको लेकर चीजें तेज हो गई हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि कानून नया नहीं है, लेकिन इसमें जो एक मुझे लगा कि ये दरअसल जो संघ की अपनी धारा है, मैं थोड़ा उस लिहाज से इसको आपको मैं बताऊंगा। संघ हिंदू समाज को जोड़ रहा है, मतलब संघ का अपना ये विचारधारा है कि जो आप देखिए बेसिक अंतर है वाम और संघ की अपनी धारा में। वाम जो है वो वर्ग संघर्ष और ये तमाम चीजें और इनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो हिंदू समाज को जातियों में बांट देते हैं और एक उसका आधार बनाते हैं कि देखिए ये हिंदू हैं, ये मुसलमान, इस तरीके से। संघ की अपनी जो धारा है उनकी उनकी धारा यह है कि हमें हिंदू समाज को एकजुट करना है, उसमें जातियों का जो विभेद है उसे खत्म करना है। अब जब ये जो कानून था जिसको आप एक तरह से कहें कि इम्प्लीमेंट करने की बात हुई और ये कहा गया कि ये बात ठीक है कि सबकी धार्मिक भावना है, अगर कोई कांवड़ लेकर चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो तमाम तरह की सुचित्ता का ध्यान रखता है और इस लिहाज से ये आदेश आया। लेकिन इसमें एक जो सवाल हमें खटकता है और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत लोगों को खटका होगा कि क्या इसमें सिर्फ यही फर्क होगा कि ये रहमान है और ये राम है। दरअसल फर्क इससे आगे जाएगा और ये फर्क सिर्फ धार्मिक न रहकर जातीय भी होगा। और फिर मुझे लगता है कि संघ की जो अपनी धारा है जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करना है, वो दरअसल इस तरह के जो आदेश हैं उन आदेशों से ये समाज में भी बंटवारा होगा। और जिस तरह से देखिए जिस तरह से जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में ये फिर एक विभाजन ही इसमें मुझे लगता है कि होगा। और ये आप कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया, इस अंतरिम आदेश के जरिए एक ये तो हुआ कि चलिए कम से कम नाम हटाइए, ये स्पष्ट करिए कि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, इस तरह हो। इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये बात तो हम मानते हैं, वो सभी लोग मानते हैं कि देखिए कांवड़ वाला एक मसला है वो सुचित्ता का है, लेकिन अब जो लोग यात्रा में हैं वो लोग भी ये कहें कि आप सुचित्ता बनाए रखें। चूंकि अभी मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का ही एक मामला है, खबर आई जिसमें झड़प वगैरह हुई। अब वो देखिए अब उसमें किसकी गलती है क्या नहीं है, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप एक धार्मिक यात्रा पर निकले हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप शिव की उपासना के लिए निकले। शिव की उपासना अपने आप में बड़ा तप है, क्योंकि शिव जी को माना जाता है कि वो जो है उनका जो, अब वो राहुल गांधी वाली व्याख्या नहीं, वो राहुल गांधी तो कुछ भी व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनको तो समझ नहीं है।
लेकिन जो लोग हिंदू धर्म को जानते मानते और समझते हैं और जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, वो जानते हैं कि शिव का स्वभाव क्या है। तो उनके स्वभाव में जो बीच बीच में घटनाएं सुनाई देती है ना, वो ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए। तो वो एक चीज है, उससे दूर ही रहना चाहिए। बाकी देखिए अब क्या है कि जब आप इस तरह की चीजों में कई जगह कई तरह के लोग आ जाते हैं, तो उन पर क्या ही कहा जाए। ये तो स्वाभाविक है कि ये इस समाज का दायित्व है कि जो भी इस तरह के तत्व हैं उन तत्वों को दूर रखा जाए, ताकि इस तरह की जो यात्राएं हैं उन यात्राओं की अपनी गरिमा बनी रहे, उनकी गरिमा जो है वो खत्म ना हो। एक बात। दूसरी बात, ये जो नेम प्लेट वाले में हमको एक चीज लगी कि इसमें सिर्फ यही स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट ये भी होगा कि आपके समाज का भी जातीय विभाजन होगा। और ये मुझे लगता है कि जो अपनी संघ की धारा है या जिस पर भाजपा भी चलती है, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा एक अटकाव लगा। लेकिन अब देखिए सरकार है तो सरकार के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, तो उनको लगा होगा उसमें कुछ चीजें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगा 26 जुलाई तक संभवतः अंतरिम रोक लगाई है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी तो उसमें और चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि ये जिन लोगों ने इस पर मामला दाखिल किया, उन लोगों का भी अपना जो पृष्ठभूमि है, वो दरअसल जो लोग इसे लेकर गए उनकी पृष्ठभूमि ने लोगों को ज्यादा नाराज किया। जैसे अब देखिए अपूर्वा जी गए, अपूर्वा जी बड़े लोग हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक धारा है। और ये जो पिटीशन पड़ी थी, उस पिटीशन से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनकी एक अपनी धारा है। और ये जो सेकुलरिज्म वाली धारा है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत का संविधान बना, अब तो खूब संविधान की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब तो जनमानस ये जान गया होगा कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जैसा कुछ था नहीं। और सेकुलरिज्म जैसा कुछ था नहीं का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में सब सांप्रदायिक है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म जो है, धर्म नैतिकता से जोड़कर देखा जाता है। अभी आप देखिए, आप कहीं आप बड़े बुजुर्ग का अपना सम्मान ना करें, अपने घर में माता पिता का सम्मान ना करें, तो लोग समाज के आपसे यही कहते हैं कि आप अपना धर्म ईमान सब भूल गए। यहाँ धर्म का मतलब ही नैतिकता होती है, आप नैतिकता से परे चले गए। तो और आप देखिए, अगर आपने गौर किया हो तो गांधी जी भी ये कहा करते थे कि नैतिक विहीन राजनीति नहीं हो सकती। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं, ये दरअसल कंसेप्ट ही उनकी गड़बड़ है। और संविधान में ये था भी नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब प्रस्तावना पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप धर्मनिरपेक्षता जोड़ देंगे, समाजवाद ले आएंगे, तो क्या होगा कि हमारा संविधान जो है ना, वो एक वाद में फंस कर रह जाएगा। जबकि जो संविधान है वो किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो कानून है। कानून कैसे किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करेगा भाई? तो आप देखिए कि इसीलिए ना उसमें सेकुलरिज्म था और ना सोशलिज्म था। ये तो बाद में इंदिरा जी आए और उन्होंने जोड़ा। तो ये जो लोग जो सेकुलर दरअसल बने हैं, इन सेकुलर खांचे वाले लोगों ने हिंदुस्तान के समाज को सबसे ज्यादा आप ये कहें कि नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए आप देखें कि जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला मसला उठता है, वो इसी कारण से उठता है। चूंकि आप भाई देखिए, जिस भी समाज को ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, अल्पसंख्यक तो पारसी, वो अल्पसंख्यक है। बाकी आप जिसको अल्पसंख्यक कह रहे हैं, उनकी 25 करोड़ आबादी है, वो तो अब तो मुख्य धारा का हिस्सा है। लेकिन ये जो एक राजनीति है, इस राजनीति ने आप एक तरह से कहें कि ज्यादा चीजों को तोड़ा है। और अगर इस तरह का आदेश वगैरह आता है, जो आया, ये उत्तर प्रदेश में भी आया, उत्तराखंड में भी आया, मध्य प्रदेश में भी आया। अब ये देखिए, ये सरकारें किसी लिहाज से ली, ये तो वहां की सरकारें ही जानती हैं। लेकिन मुझे इसमें एक चीज लगी कि चूंकि ये तीनों जगह जो सरकारें हैं, वो सरकार उस धारा की सरकार है जिसको संघ लेकर चलता है, जिसमें भाजपा भरोसा रखती है। तो वो ये जो दोनों लोगों की धारा है, यानी जो संघ की अपनी धारा है और जो भाजपा की अपनी धारा है, उसमें हिंदू समाज को जोड़ने वाली बात है।
तो इस तरह के नेम प्लेट से तो फिर जाति भी सबकी पता चलेगी, वो अपना जाति भी लिखेगा तब, तो वो भी तो एक विभाजन होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब बाकी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा और जो ये सरकारें अपना पक्ष रखेंगी, उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि इन लोगों ने किस तरीके से इसको देखा था, समझा था। बराबर। जितेंद्र जी, आज आपने इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया और समझाया, और आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में आपसे फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें एक बहुत गहन चिंतन और अध्ययन रिक्वायर्ड होता है, उसके ऊपर आपसे ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपसे आपकी बातें और विचार उस पर जानने की कोशिश करेंगे। आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपसे ज़रूर भविष्य में मुलाकात होगी। धन्यवाद।